हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पराग नली भ्रूण कोश में किस प्रकार प्रवेश करती है, यानी पराग नली के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के कौन कौन से मार्ग होते हैं। उसके बाद क्या क्रियाएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भ्रूण कोश की संरचना। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। निभाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं और बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक होता है। यह है द्वितीयक केंद्रक, जो कैसा होता है, द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित कैसे हुआ, यानी कि जब भ्रूण कोश की प्रारंभिक अवस्था होती है तब यहाँ 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दोनों अगुणित होते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के परिपक्व अवस्था में, भ्रूण कोश की परिपक्व अवस्था में दोनों मिल जाते हैं और मिलकर के द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण। ये तीनों ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिकाएं निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं, बीच वाली कोशिका कौन सी होती है, अंड कोशिका, जिसको हम मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं हैं सहायक कोशिका। ये सारी कोशिकाएं अगुणित है, यानी कि अंड कोशिका भी कैसी है, अगुणित, ये भी अगुणित है। इन दो का ज्यादा महत्व है, इसलिए अपन इन दो की बात करते हैं। ये द्विगुणित केंद्रक होता है और ये अगुणित होती है। सहायक कोशिका पराग नली को भ्रूण कोश में अंदर प्रवेश कराने में सहायता करती है, इसलिए सहायक कोशिकाएं हैं। तो क्या होगा, बीजांड द्वार तक पराग नली पहुंच चुकी है और इस पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं। और नर युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले एक सहायक कोशिका अपघटित हो जाएगी, अपघटित होकर के पराग नली के लिए मार्ग बनाएगी, ठीक है। और इसी मार्ग द्वारा पराग नली अंदर प्रवेश कर जाएगी, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी और साथ में नर युग्मक भी आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई सहायक कोशिका ने पराग नली के लिए क्या बनाया, मार्ग बनाया। कैसे बनाती है, ये सहायक कोशिका है। इस सहायक कोशिका के आधार पर, यानी नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। कहां पाई जाती है, ये है सहायक कोशिका और इस सहायक कोशिका के नीचे की ओर, आधार की ओर, यानी कि बीजांड द्वार की ओर तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस नाम की एक संरचना पाई जाती है, जो सहायक कोशिका को अपघटित करके पराग नली के लिए मार्ग बनाने का क्या करती है, कार्य। तो इस मार्ग के द्वारा पराग नली अंदर प्रवेश कर गई। अब क्या होगा, पराग नली फट जाएगी आगे से और फटते ही दोनों नर युग्मक बाहर निकल आएंगे, यानी भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश कर गए। अब क्या होगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाएगा और दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ, यानी अमीबा की तरह गति करता हुआ किसके पास पहुंचेगा, द्वितीयक केंद्रक के पास, और इससे संलयन करेगा, ठीक। दोबारा सुन लीजिए। सहायक कोशिका अपघटित होकर के पराग नली के लिए मार्ग बनाती है, पराग नली इस मार्ग द्वारा अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने पर फट जाएगी, दोनों नर युग्मक बाहर निकलेंगे। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होगा। तो ये तो हो गया इसके प्रवेश के चरण। अब आगे की क्रिया हम डिटेल से देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है द्विनिषेचन, इसे भी हटा देते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है द्विनिषेचन व त्रिक संलयन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि भ्रूण कोश में दो नरयुग्मक प्रवेश कर गए। एक नरयुग्मक अगुणित है जो, ये क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ, और अंड कोशिका भी कैसी होती है, अगुणित। अंड कोशिका को अपन क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मक। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करेगा और संलयन करके युग्मनज बनाएगा, और युग्मनज कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, युग्मनज कैसा होगा, द्विगुणित। मतलब एक एन यहां से आया, एक एन यहां से आया, एक गुणसूत्र का समुच्चय आया नर युग्मक से, एक गुणसूत्र का समुच्चय आया मादा युग्मक से। या यूं कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र का समुच्चय आया कहां से, नर से यानी पिता से, और एक आया कहां से, माता से। तो नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन हुआ, युग्मनज बना, और युग्मनज आगे परिवर्धन करके यानी विकास करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन को कहते हैं युग्मक संलयन। नर युग्मक व अंड कोशिका के संलयन को क्या कहेंगे, युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहेंगे। ठीक है, नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन को युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज के परिवर्धन से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। कैसे बनता है, ये आगे टॉपिक है, वहां अपन डिटेल से देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आ जाए सत्य निषेचन किसे कहते हैं या युग्मक संलयन किसे कहते हैं, तो अपन क्या बताएंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के संलयन से संलयन को ही क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। एक नर युग्मक की तो बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं दूसरा नर युग्मक। दो नर युग्मक प्रवेश किए थे भ्रूण कोश में, तो दूसरा नर युग्मक ये भी अगुणित है, ये क्या करेगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करेगा, और द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है, 2n होता है। तो नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ किसके पास पहुंचेगा, द्वितीयक केंद्रक के पास, जो कैसा है, द्विगुणित है, और इन दोनों के बीच में संलयन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बनेगा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। ठीक है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र बनेगा। ये कैसा होगा, 3n। 3n मतलब त्रिगुणित होगा। त्रिगुणित कैसे होगा, एक n नर युग्मक का, 2n किसके, द्वितीयक केंद्रक के। ये कैसा हो गया, त्रिगुणित। इन दोनों के संलयन, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलयन को कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं, त्रिक संलयन या द्वितीयक निषेचन, द्वितीय निषेचन भी कहते हैं इसे। अब त्रिक संलयन, त्रिक क्यों नाम आया, क्योंकि यहाँ पर 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो रहा है। एक अगुणित केंद्रक इसके पास है और 2 अगुणित केंद्रक इसके पास है। ठीक है, तो 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए नाम क्या रखा गया, त्रिक संलयन। तो त्रिक संलयन किसे कहेंगे, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलयन को त्रिक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। और ये केंद्रक कैसा होता है, 3n, त्रिगुणित होता है। अब इस केंद्रक के परिवर्धन से क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा।
यानी एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म का परिवर्तन कैसे होता है, ये आगे अगले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि दो निषेचन हो रहे हैं, एक सत्य निषेचन, दूसरा द्वितीय, ऐसे ही बोल सकते हैं, एक प्रथम निषेचन, दूसरा द्वितीय निषेचन। तो दो दो निषेचन हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर के क्या कहा जाता है, द्वितीयक निषेचन कहा जाता है। और या सॉरी द्विनिषेचन कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नावा सचिन नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1898 में यानी 1898 में इसकी खोज की थी। कौन से पादपों में की थी, लिलियम व फ्रिटिलेरिया, या फ्रिटिलेरियम भी बोल सकते हैं अपन इसको, पादप में इसकी खोज की थी। ठीक है, लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप में नावा सचिन ने द्विनिषेचन की क्या की थी, खोज की। अच्छा, और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों का एक मुख्य लक्षण है। आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पादपों में द्विनिषेचन होता है। ठीक है, और ज्यादातर युग्मक संलयन से पहले यानी इस क्रिया से पहले त्रिक संलयन की क्रिया होती है, यानी त्रिक संलयन पहले होता है, युग्मक संलयन बाद में होता है। तो सीधी सी बात है, भ्रूण कोश पहले बनता है, भ्रूण बाद में बनता है। ठीक है, इसका क्या कारण है वो अभी अपन देखेंगे आगे। तो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें परागण से लेकर निषेचन तक कितना समय लगता है, तो अलग अलग पादपों में अलग अलग समय होता है। तो ये समय होता है अलग अलग पादपों में 2 से लेकर के 25 घंटे। कुछ पादपों में ये सारी क्रिया 2 घंटों में भी हो जाती है, कुछ पादप है जिसमें 25 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये द्विनिषेचन हुआ। अब द्विनिषेचन के महत्व क्या है, क्या फायदा है इससे, तो ये अपन देखते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन से क्या फायदा होता है आवर्त बीजी पादपों को। तो अगला टॉपिक है द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन में क्या क्या होता है, युग्मक संलयन होता है, त्रिक संलयन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं युग्मक संलयन। तो नर युग्मक और अंड कोशिका, इन दोनों के मिलने से क्या बना था, युग्मनज। और युग्मनज के परिवर्धन से क्या बनेगा, एम्ब्रियन, भ्रूण बनेगा। और इससे आगे क्या बनेगा, नया पादप बनेगा। देखिए भ्रूण जो है ये बीज में उपस्थित रहेगा। एक बार मैं आपको बीज की संरचना समझा देता हूँ थोड़ी सी। बीज में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। ये बीज है और बीज में ये है भ्रूण, और ये नीचे इसके या भ्रूण के चारों तरफ भ्रूण कोश उपस्थित होता है, एंडोस्पर्म उपस्थित होता है, चारों तरफ बीज के होता है बीजावरण यानी बीज का आवरण। ठीक है, तो भ्रूण जब इस बीज को उगाया जाता है तो भ्रूण से ही पररोह का और मूल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपने चना देखा होगा, तो जब उसे उगाया जाता है तो उसकी संरचना में भ्रूण इस प्रकार से होता है। ये दोनों क्या हो गए, बीज पत्र। भाई चना जो है वो द्विबीजपत्री होता है, मतलब उसमें 2 दाल होती हैं, 2 भाग होते हैं उसमें, और बीच में ये है भ्रूण इसका। इसके ऊपर की ओर होता है परांकुर और नीचे वाला भाग होता है मूलांकुर।
मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? मूल का। और परांकुर से किसका निर्माण होगा? पररोह का। तो इस प्रकार से भ्रूण की अहम भूमिका होती है बीज में। तो ये भ्रूण ही नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण। तो अगर नया पादप उगाना है तो उसके लिए बीज चाहिए, और बीज में भ्रूण चाहिए, और भ्रूण के विकास के लिए युग्मक संलयन चाहिए, और वो किसमें होता है? द्विनिषेचन में। तो पहला महत्व हो गया है ये। दूसरा हमने देखा था त्रिक संलयन, यानी नर युग्मक और द्वितीयक द्विगुणित केंद्र। इन दोनों के मिलने से क्या बना था? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। एक तो ये अंतर ध्यान रखना, पहले हम पढ़ रहे थे भ्रूण कोश। कोश का मतलब जहां भ्रूण बनेगा, और ये है भ्रूण कोश। ये क्या काम करता है वो अभी बताता हूं। तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो त्रिगुणित होता है, इससे बना भ्रूण कोश परिवर्तन के दौरान त्रिगुणित होगा। ये क्या करता है? ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। यानी भ्रूण का जब विकास हो रहा है, भ्रूण जब परिपक्व हो रहा है, तो उसे परिपक्व होने के लिए, परिवर्धित होने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण इसे कौन देता है? भ्रूण कोश। इसलिए देखिए नाम से पता चल रहा है, भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण कोश। तो अगर ये भ्रूण को पोषण देगा तभी भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनेगा तो नया पादप बनेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि भ्रूण कोश में पैतृक यानी पिता के व मातृक यानी माता के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। भ्रूण कोश में पैतृक और मातृक यानी माता पिता के जो है गुणसूत्र, माता पिता मतलब पादप की ही बात है। भाई एक नरी युग्मक है तो एक मादा युग्मक है, तो वो कहां से आए? पैतृक मातृक से ही तो आए। तो भ्रूण कोश में पैतृक और मातृक गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान संकर ओज होती है। ठीक है, संकर ओज। संकर क्यों कहेंगे? क्योंकि जो संतान बनी है वो दो अलग अलग कहते हैं कि भाई युग्मकों के मिलने से बनी है, या दो अलग अलग पादपों यानी एक नर और एक मादा के मिलने से बनी है, या यूं कहते हैं कि भाई संतान में दो अलग अलग गुणसूत्र आए हैं। तो इससे क्या होगा? इसमें दोनों के ही लक्षण उत्पन्न होंगे, तो संतान कैसी क्या कहलाएगी? संकर। ओज का मतलब है ओजस्वी। ओजस्वी मतलब गुणों में श्रेष्ठ। तो जो संतान होगी वो गुणों में अपने माता पिता से क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। इसी को क्या कहते हैं? संकर ओज। यानी संतान का माता पिता से गुणों में श्रेष्ठ होना ही क्या क्या लाएगा? संकर ओज। ठीक है। और ये किसके कारण हुआ? भ्रूण कोश में उपस्थित मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों के कारण। तो ये महत्व हुआ द्विनिषेचन का, कि भाई इसके द्वारा भ्रूण बनता है, भ्रूण कोश बनता है, ठीक, और संकर ओज जैसे गुण उत्पन्न होते। तो ये द्विनिषेचन का महत्व अपन ने देखा है। इससे आगे भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।